गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू विद्यासागर कैरियर इंस्टीट्यूट। जैसा आप जानते हैं कि आज आपका सीएमए इंटर का ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का पेपर हुआ। सबसे पहले हम अगर बात करें कि सर पेपर का लेवल कैसा था, तो मैं ये कहूँगा कि पेपर का लेवल मॉडरेट था। जो क्वेश्चंस हैं वो बुक में से ही है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बुक में से हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी बुक में से हैं। देखिए एमसीक्यू में क्या होता है, देखिए एमसीक्यू में बहुत बार ऐसा होता है कि एमसीक्यू जो बुक के पीछे होता है एज इट इज वो आ जाते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है जो बुक में थ्योरी होती है एमसीक्यू वहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, तो इस बार पेपर में जो एमसीक्यू हैं वो सारे बुक से कवर है, एक भी एमसीक्यू ऐसा नहीं है जो बुक के बाहर है, सारे एमसीक्यू बुक में से कवर है। पर बुक की थ्योरी जो है उसमें आपको पढ़ना होता तो उसमें से आपको सारे एमसीक्यू मिल जाते, राइट। तो चलिए आज हम एमसीक्यू को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे हिसाब से जो पेपर हुआ उसके एमसीक्यूज के सजेस्टेड सॉल्यूशंस क्या है। ठीक है, तो देख लीजिए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम हमारा सेक्शन ए, जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं। 15 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके हैं और हर क्वेश्चन का 2 नंबर आपके मिलते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा कि इस बार एग्जाम में जो लिखने का पैटर्न है वो आपका चेंज किया गया है। एमसीक्यू के लिए आपको एक ओएमआर सीट दी गई है, राइट। अब ओएमआर सीट में कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती कर रहे हैं कि जैसे एक क्वेश्चन को उन्होंने टिक कर दिया है और फिर पेन से टिक कर दिया और आफ्टर दैट उसको काट के दूसरे को टिक कर दिया। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ध्यान दीजिए, क्योंकि ओएमआर सीट जो है वो मशीन से चेक होने वाली होती है, राइट। तो अगर आपने 2 चीज़ों पे मार्क कर दिया है तो वहाँ पे आपको दिक्कत हो जाएगी, राइट। कुछ इंस्टांस ऐसे भी आए कि जिसमें कुछ स्टूडेंट्स ने ओएमआर सीट फिलअप नहीं की है और उसके अलावा ही बुक में आंसर, कॉपी में आंसर लिख दिए हैं। तो ऐसा भी आप ना करें, थोड़ा सा इसमें अलर्ट रहें और ध्यान से आंसर करें, राइट। चलिए, तो आप बात कर लेते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के एमसीक्यूज की। सर सबसे पहला जो एमसीक्यू है वो क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। द एबिलिटी टू अडेप्ट क्विकली टू चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ डिमांड इन द प्रोडक्ट मिक्स डिमांडेड and in the product design or in delivery schedules is sometime referred। मतलब कि सर मैन्युफैक्चरिंग के कई तरीके होते हैं, राइट। तो ऐसा कौन सा तरीका है जिसके अंदर हम इस तरीके से हमारे प्रोसेस को लेके चलते हैं कि हम जब चाहें तब वॉल्यूम ऑफ डिमांड को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हम जब चाहे तब प्रोडक्ट की डिजाइन को चेंज कर सकते हैं, डिलीवरी शेड्यूल्स को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसा कौन सी प्रोसेस में होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस आपके थी री इंजीनियरिंग, पहला ऑप्शन था आपका री इंजीनियरिंग, ठीक है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, एजाइल मैन्युफैक्चरिंग और राइट साइजिंग, राइट। तो देखिए री इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, री इंजीनियरिंग का मतलब होता है कि जो आपकी डिजाइन है, जो प्रोसेस है उसको रीडिजाइन करना होता है, ठीक है। जैसा कि बीपीआर में भी सेम चीज होती है। जब आपको लगता है कि सब कुछ डाउनफॉल में जा रहा है तो आप पूरा स्टार्टिंग से एवरीथिंग पूरा फंडामेंटल रीडिजाइन करते हैं, तो उसको बोलते हैं बीपीआर, ठीक है। एजाइल मैन्युफैक्चरिंग पहले एक मैन्युफैक्चरिंग टर्म चलता था, 90s के दौर में चलता था, लीन मैन्युफैक्चरिंग, ये वर्ड वहां से लिया हुआ है, राइट। तो इसके अंदर यस ऐसा बिल्कुल होता है कि आप अडेप्टेबल टू चेंज है, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, एक वर्ड यूज करते हैं हम यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब भी क्या होता है, अडेप्टेबल टू चेंज, कि आप कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपनी प्रोसेस को, प्रोडक्शन प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्शन प्रोसेस हो, वॉल्यूम हो, ठीक है, डिलीवरी हो, ठीक है, और या डिजाइन हो, इन सब चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं। तो एजाइल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे राइट आंसर है, तो सी विल बी योर राइट आंसर, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। Which of the following is associated with the configuration of departments, work centers, equipment, machinery with focus on the flow of material or work through the production system? देखिए क्वेश्चन को पहले समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आपने क्वेश्चन ही ढंग से नहीं समझा तो ऑब्वियस सी बात, आंसर गलत होना ही है, राइट। देखिए क्या होता है, जैसे आपका मोबाइल है, ठीक है, आपके मोबाइल में जब आप मोबाइल परचेज करते हैं तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। आप शॉपकीपर को पूछते हैं कि सर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो वो आपको कहता है कि सर 128 GB इसका जो है मेमोरी है, ठीक है, 8 GB का इसमें रैम है, ठीक है, और ये इसमें जो कैमरा है वो ये है। तो कॉन्फ़िगरेशन है, कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है एक कॉम्बिनेशन, राइट। एक कॉम्बिनेशन जो होता है उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो जब हम हमारा कोई फैसिलिटी बना रहे होते हैं या फिर जो फैक्ट्री बना रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या होगा सर उसमें डिपार्टमेंट्स होंगे,
बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, बहुत सारे सेंटर्स जैसे कि कॉस्ट सेंटर्स होंगे, कौन कौन से कॉस्ट सेंटर होने हैं, किन को हमें प्रॉफिट सेंटर का नाम देना है, राइट। तो उन सबको हम डिजाइन करते हैं ताकि हमारा जो काम है वो बिल्कुल फ्लो में चलता रहे, राइट। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं वो आपको बताना था। अब सर मुझे आप ये बताओ कि कहाँ पे मेरा स्टोर रूम होना चाहिए, कहाँ पे मेरा मटेरियल पड़ा रहेगा, कहाँ पे मेरी मशीनरी लगेगी, ये सब चीज़ें आप कब डिसाइड करोगे? जब आप फैसिलिटी की लोकेशन ढूंढ रहे हो कि मुझे सीतापुरा में फैक्ट्री लगानी है, मुझे जयपुर में लगानी है, दिल्ली में लगानी है, उस टाइम डिसाइड करोगे? या फैसिलिटी लेआउट जब आप अपना मैप बना रहे होंगे, एक ब्लूप्रिंट बना रहे होंगे, तब करोगे, ठीक है। कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, 10,000 यूनिट, 20,000 यूनिट, तब करोगे। या प्रोसेस डिजाइन की प्रोसेस किस तरीके से चलेगा तब करोगे। तो राइट आंसर सर रहेगा इसका बी, फैसिलिटी लेआउट। ऑब्वियस सी बात है कि सर मैं जब अपना ब्लूप्रिंट बनाऊंगा, जैसे मुझे घर में ये करना है कि सर मेरा किचन कहाँ हो, वार्डरोब कहाँ हो, बाथरूम कहाँ हो, रूम कहाँ हो, मंदिर कहाँ हो, तो जब डिजाइन बनाऊंगा तभी करूंगा ना। तो लेआउट बनाते टाइम पे हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा फैसिलिटी लेआउट। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, आइए। In which of the following phases of the product life cycle organization get engaged in aggressive promotional and pricing program? ठीक है, देखिए हमने एक HDLC भी बोलते हैं अपन, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, वैसे ही होता है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, PLC होता है। तो बेसिकली PLC सर ऐसे चलता है, ठीक है, ये ऐसे चलता है कि जब भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करती है कंपनी तो उसको बोलते हैं हम इंट्रोडक्शन फेज, ठीक है। तो प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो इंट्रोडक्शन हुआ, फिर प्रोडक्ट क्या करता है सर, ग्रोथ करता है, तो उसकी डिमांड बढ़ती है, धीरे धीरे मार्केट बढ़ता है, फिर एक मैच्योरिटी लेवल आ जाता है, ठीक है। तो मैच्योरिटी लेवल आ गई कि अब ना तो डिमांड बढ़ रही है ना घट रही है, और बाद में जो फेज आता है वो आता है डिक्लाइन, ठीक है, और डिमांड गिरना स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही प्रोडक्ट डिक्लाइन फेज में निकल जाने लगता है तो कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोचने लग जाती है, ठीक है। तो नई पीएलसी मतलब कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल नया स्टार्ट करना स्टार्ट हो जाता है, समझ गए। तो जैसे आईफोन है, तो आईफोन में आप क्या करते हैं, 15 लिया आपने, कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया कि हम लॉन्च कर रहे हैं जी आईफोन 15, मार्केट में डिमांड क्रिएट हुई, ग्रोथ हुई, डिमांड और बढ़ी, ऐसे डेली बढ़ती गई। एक दिन ऐसा आया जब डिमांड स्टेबल हो गई, राइट, फिर डिमांड गिरनी स्टार्ट हो गई। यहाँ पे जैसे ही डिमांड गिरनी स्टार्ट होगी कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की तैयारी कर लेगी, ठीक है, आईफोन 16 ले आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से चलता है। अब सवाल हमारा ये है कि सर इन सारे फेज में से कहाँ पे कंपनी को एग्रेसिव मार्केटिंग करनी होती है। तो देखिए, एक तो इंट्रोडक्शन फेज पे कंपनी हैवी मार्केटिंग करती है, ठीक है, प्रमोशन करती है इंट्रोडक्शन फेज पे, और दूसरा मैच्योरिटी लेवल पे कंपनी को एग्रेसिव मार्केटिंग करनी पड़ती है, ठीक है, और वहीं पे इनको प्राइसिंग भी करनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि जब मैच्योरिटी लेवल आ जाता है तो कंपनी प्राइसेस को फ्लक्चुएट करना स्टार्ट कर देती है, कुछ ऑफर निकाल देती है, कुछ, क्योंकि वो चाह रही है कि जितना फायदा उठाना था वो तो उठा लिया, अब भी उसका जो बचा हुआ स्टॉक है उसको निकाल दिया जाए अच्छी रेट पे। तो यहाँ पे चीजें हेवी मार्केटिंग की जाती है, एग्रेसिव मार्केटिंग जो है वो यहाँ की जाती है। तो मैच्योरिटी फेज जो है वो आपका यहाँ पे आंसर रहेगा सी। मैच्योरिटी फेज के अंदर एग्रेसिव मार्केटिंग और प्राइसिंग की जाती है, राइट। बताइए जी, क्लियर है? चलिए भाई आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, पर ध्यान रहे, मैं फिर कह रहा हूँ कि सर प्रोफेशनल एग्जाम है, इट्स नॉट ए 11th-12th एग्जाम, ठीक है, कि सर एज इट इज क्वेश्चन आया, हमने लिख दिया, काम हो गया। प्रोफेशनल एग्जाम में तो थोड़ा तो एग्जामिनर का भी हक बनता ही है ना कि वो थोड़ा सा घुमाए क्वेश्चन को, राइट। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है सर। ईओक्यू वाला चैप्टर पढ़ा आपने? ईओक्यू वाले चैप्टर में हम जब टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी होती थी तो 3 कॉस्ट निकालते थे, ठीक है। एक हम निकालते थे मटेरियल कॉस्ट, तो मटेरियल कॉस्ट तो जो परचेज प्राइस है और जो क्वांटिटी है उससे कर लेते थे। एक निकालते थे हम कैरिंग कॉस्ट, ठीक है, और एक हम निकालते थे ऑर्डरिंग कॉस्ट, राइट। अब सर कैरिंग कॉस्ट कैसे निकालते थे वो आप मुझे बता दो तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाए। सर कैरिंग कॉस्ट हम निकालते थे, कैरिंग कॉस्ट इक्वल्स टू EOQ अपॉन 2,
ठीक है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि एवरेज स्टॉक हमारे पास पड़ा रहता है, ठीक है, इनटू कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। ऐसे ही था कि सर हम क्या करते हैं, EOQ अपॉन 2 करते हैं और कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, सॉरी कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमें रिवर्स क्वेश्चन पूछा है। क्या रिवर्स क्वेश्चन पूछा है? सर हमें बोला कि सर कैरिंग कॉस्ट तो दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है, 9,000 रुपए पर एनम दे रखी है। तो सर ये 9,000 रुपए तो हमें दे रखा है ना, राइट। नेक्स्ट आपको सॉरी कैरिंग कॉस्ट आपको दे रखी है सर कितनी, 3.6 पर यूनिट, हाँ ठीक है, ये 9,000 दे रखा है, ठीक है। EOQ मुझे पता नहीं है, ये 2 है और ये 3.6 दे रखा है, सिंपल। फिर टोटल कैरिंग कॉस्ट मुझे 9,000 दे दी, राइट, और 3.6 मुझे पर यूनिट दे रखी है और यहाँ पे मुझे बोला है EOQ बताओ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा सर मैं कुछ ऐसा करूँगा कि 9,000 रुपये लगते हैं मेरे 3.6 के रेट से, ठीक है, 9,000 रुपये लगते हैं मेरे 3.6 के रेट से। तो बताइए कितने यूनिट पे मेरी कैरिंग कॉस्ट लग रही है, फटाफट कैलकुलेट कर देते हैं अपन। 9,000 डिवाइड बाय 3.6 तो ये आता है सर 2500 यूनिट। 2500 यूनिट पे मेरी कैरिंग कॉस्ट लग रही है, जबकि मेरी कैरिंग कॉस्ट में कितने पे कैलकुलेट करता हूँ, EOQ अपॉन 2, राइट। तो 2500 अगर EOQ अपॉन 2 है तो भाई पूरा कितना होगा, 5,000, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा आंसर 5,000 यूनिट्स, ओके, यस। चलिए भाई आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सेम एज इट इज क्वेश्चन हमारे नोट्स में है, ठीक है, ये एज इट इज क्वेश्चन हमारे नोट्स में विद द फिगर, सेम फिगर के साथ अपने नोट्स में ये क्वेश्चन है। तो अगर आपने उसको ढंग से किया है तो एज इट इज आपका आंसर वहां पे मिल जाएगा। सर ऐसे क्वेश्चन में 3 चीजें आपसे पूछी जाती थी। पहला पूछा जाता था कैपेसिटी, ठीक है, तो इसमें भी आपको कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी, बिना कैपेसिटी के क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है सर बोटल नेक का। मेरा जो ए मटेरियल है उससे मैं 380 यूनिट बनाने में कैपेबल हूँ, बी मटेरियल से 360 यूनिट बनाने में कैपेबल हूँ और सी मटेरियल से 340 यूनिट और डी मटेरियल से 400 यूनिट बनाने में मैं कैपेबल हूँ, ठीक है। पर अगर सर मैंने ए मटेरियल से 380 यूनिट बना भी ली तो बी मटेरियल तो उसके लिए इनफ ही नहीं है, वो तो 360 यूनिट ही बना पाएगा और सी तो 340 ही बना पाएगा, राइट। तो कॉमन क्या है इन चारों में, कॉमन क्या है सर, कॉमन है 340। 340 यूनिट अगर मैं बनाता हूं तो ना ए कम पड़ेगा, ना बी कम पड़ेगा, ना सी कम पड़ेगा और ना ही डी कम पड़ेगा, चारों काम हो जाएगा। तो यहाँ पे सी जो है इसको हम बोलते हैं बोटल नेक। याद आया, कुछ क्लास में करवाया था आपको, किसको बोलते हैं, बोटल नेक। क्यों? क्योंकि ये हमारे प्रोडक्शन को रोक रहा है, ठीक है। तो सी इज द बोटल नेक, ठीक है। अब सर अगर सी बोटल नेक है तो हमारी कैपेसिटी कितनी है, 340 यूनिट, क्योंकि 340 से ज्यादा तो हम बना ही नहीं सकते ना। अगर मैं 340 से ज्यादा बनाता हूं तो ठीक है, सी का काम हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ए का काम हो जाएगा, बी का हो जाएगा, पर सी तो काम ही नहीं कर पाएगा, राइट। अगर मान लो मैंने 350 यूनिट बनाई तो सी तो फुलफिल ही नहीं कर पाएगा उसको, राइट, हमारा प्रोडक्ट बीच में अटक जाएगा। तो हम मैक्सिमम 340 यूनिट ही बना सकते हैं, ठीक है। चलिए बनाई कितनी, एक्चुअल आउटपुट कितना है सर, एक्चुअल आउटपुट 300 है। तो एफिशिएंसी पूछा है आपको, व्हाट इज द सिस्टम एफिशिएंसी। तो सिस्टम एफिशिएंसी का फॉर्मूला बताया हुआ है आपको, एक्चुअल आउटपुट अपॉन कैपेसिटी, या मैक्सिमम आउटपुट बोल सकते हो। तो सर 300 अपॉन 340, ठीक है। तो कर दीजिए फटाफट 300 अपॉन 340, ठीक है, इंटू 100 लगा लो अगर परसेंटेज में लेना है तो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 88.23%। तो आंसर हो जाएगा आपका डी 88.23%, राइट। तो ये देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एज इट इज अपने नोट्स में जो क्वेश्चन है वो का वो क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज किया गया है, बाकी एज इट इज ऑल द फिगर्स, ऑल द नेम वगैरह सब सेम है, सिर्फ ये नाम जो है ये चेंज किया गया है, ओके। चलिए भाई आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन भी सेम टू सेम अपने नोट्स के अंदर है, एज इट इज सेम विद द फिगर, मतलब पूरी फिगर के साथ, पूरे लैंग्वेज के साथ, एज इट इज सेम क्वेश्चन यहाँ पे अपने नोट्स के अंदर ये कवर करता है, ठीक है। और प्रोडक्टिविटी का ये चैप्टर है हमारा, आई थिंक IS प्रोडक्टिविटी इंडेक्स के नाम से चैप्टर है, उसमें ये कवर होता है।
सर प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या बताया था आपको? प्रोडक्टिविटी का मतलब आपको ये बताया था कि मान लीजिए मैं 1000 यूनिट बनाता हूँ, ठीक है, 1000 यूनिट बनाने में सिर्फ एक आदमी का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, उसमें मशीन का भी कंट्रीब्यूशन है, उसमें लेबर का भी कंट्रीब्यूशन है और उसमें बाकी चीज़ों का भी कंट्रीब्यूशन है, बाकी जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका भी कंट्रीब्यूशन है। प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि मेरा एक रिसोर्स जो है वो मुझे कितना बना के दे रहा है, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने 1000 यूनिट बनाए, अब इसकी प्रोडक्टिविटी में पर लेबर भी निकाल सकता हूँ, पर मशीन आर भी निकाल सकता हूँ, पर लेबर आर भी निकाल सकता हूँ, समझ गए? तो इसका मतलब फॉर्मूला हमने क्या बताया था क्लास में आपको? इसका फॉर्मूला सर मैंने आपको बताया था कि जो भी आउटपुट हुआ है आपका, जो भी आउटपुट है अपॉन जिस पे भी प्रोडक्टिविटी निकालनी है। सपोज मुझे ये जानना है कि हर एक मशीन आवर में कितना आउटपुट आता है, तो मैं कर देता हूँ टोटल मशीन आवर्स, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि सर एक मतलब इसका मतलब क्या निकला, एक मशीन आवर्स में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब मैं कहता हूँ नहीं सर मुझे मशीन आवर्स की प्रोडक्टिविटी नहीं चाहिए, मुझे लेबर आवर्स की प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो ठीक है, तो नीचे लिख दीजिए टोटल लेबर आवर्स, तो ये निकल के आ जाएगा कि एक लेबर आवर में कितना बन रहा है, ठीक है। मैं कहता हूँ नहीं सर मुझे लेबर आवर की भी नहीं चाहिए, मुझे तो ये चाहिए एक इंसान ने कितना बनाया, एक लेबर ने कितना बनाया, तो टोटल वर्कर लिख दीजिए, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन को बड़े ढंग से पढ़ना जरूरी है कि पूछा क्या है, राइट। यहाँ पे क्या बोला देखिए, मध्य प्रदेश में है 7 दिन वर्किंग चलती है, ठीक है। एक फैक्ट्री है सीमेंट फैक्ट्री, 7 डेज इन वीक वर्किंग चलती है, 3 शिफ्ट पर डे, मतलब 8-8 घंटे की 3 शिफ्ट चलती है, और फर्स्ट शिफ्ट में मेंटेनेंस होता है 2 घंटे का, ठीक है। इट इज रफली 100 वर्कर्स, वर्कर कितने हैं 100, विच प्रोड्यूस ओनली पोजोलेनिक, हाँ पोजोलेनिक प्रॉपर्टी सीमेंट, इसको पीपीसी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। 2 तरीके की सीमेंट आती है मार्केट में, ये भी मैंने आपको क्लास में बताया था, एक ओपीसी होती है, एक पीपीसी होती है, राइट। ग्रेड का फर्क होता है, एक 43 ग्रेड होती है और एक 53 ग्रेड होती है, तो वो फर्क आता है इसमें, राइट। तो ये सर पोजोलेनिक प्रॉपर्टी सीमेंट बनाते हैं, नॉन एज पीपीसी उसको बोलते हैं। आउटपुट पर मंथ जो है वो 2500 टन का है, तो हमारा मेन पॉइंट जो है ना वो ये है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, आउटपुट चाहिए, क्योंकि आउटपुट तो यहाँ, तो मैं यहाँ रख लेता हूँ एक बार, मैंने यहाँ रख लिया आउटपुट 2500 टन, मेरी सबसे पहली रिक्वायरमेंट ये है। अब मुझे प्रोडक्टिविटी पूछी किसकी, तो व्हाट विल बी द प्रोडक्टिविटी पर वर्कर, बस यहाँ ध्यान देना था आपको, क्या पूछा था, पर वर्कर, तो पर वर्कर पूछा है तो वर्कर से डिवाइड करो, पर वर्कर आर पूछता तो फिर हम आर्स निकाल के डिवाइड करते हैं। इट मीन्स कि ये जो जानकारी आपको दे रखी है ये किसी काम की नहीं है, ये इतनी जानकारी किसी भी काम की नहीं है, सिर्फ एक ट्रिकी क्वेश्चन खेला गया है। आपके काम की चीज सिर्फ इतनी सी है कि सर 2500 टन बनाया, उसमें 100 वर्कर है, तो एक वर्कर की प्रोडक्टिविटी कितनी है 25 टन, कि वो 25 टन बनाता है, एक वर्कर पे कितना बन रहा है हमारा 25 टन, तो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सी 25 टन, राइट। बताइए जी, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो बोल दीजिए। चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ओके, 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर द क्वालिटी अश्योरेंस इन डिजाइन, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग द मॉडल इज यूज। देखिए क्वालिटी जो अश्योरेंस स्टैंडर्ड्स हैं इसमें 9001 से लेके 9015 अप्रोक्स तक जाते हैं, राइट। अब इसमें ये क्वेश्चन मैं मानता हूँ थोड़ा सा टफ है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है। क्यों टफ है, क्योंकि ये तीनों कुछ सिमिलर से हैं, कुछ मिलते जुलते से हैं, ठीक है। तो सर इन तीनों में ये निकाल पाना कि कौन सा सही जवाब है वो थोड़ा सा टफ मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको लगा होगा, राइट। तो फर्क होता है इसमें, थोड़ा थोड़ा सा फर्क होता है सर। क्या फर्क होता है वो देखिए कि सर ISO 1 जो है सर ये डिजाइन, प्रोडक्शन, इंस्टॉलेशन एंड सर्विसिंग इन सब के लिए डील करता है, राइट। 19903 ये इंस्पेक्शन के लिए क्वालिटी एश्योरेंस करता है, ठीक है।
और ISO 9002 जो है ये प्रोडक्शन के लिए करता है, ये भी प्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन के लिए करता है। तो सर यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा आपको अंदाजा लगाना थोड़ा टफ हो सकता था आपके लिए, क्योंकि तीनों मिलते जुलते हैं, ठीक है। मान लीजिए चलो इंस्पेक्शन तो थोड़ा अलग हो गया, फाइनल इंस्पेक्शन की बातें करता है तो ये तो अलग हो गया, पर ये तो काफ़ी सिमिलर है, ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है डिजाइन, और हमें भी क्वेश्चन में दिया गया है डिजाइन, राइट, और ISO 9001 जो है वो डिजाइन से डील करता है, तो यहाँ पे आपका ISO 9001 जो है वो सही जवाब हो जाएगा, राइट, यस। तो ये क्वालिटी एश्योरेंस इन डिजाइन देता है, ये क्वालिटी एश्योरेंस इन प्रोडक्शन इंस्टॉलेशन देता है, ये क्वालिटी एश्योरेंस इन फाइनल इंस्पेक्शन देता है। तो इस तरीके से ये डील करते हैं। तो हमारे लिए जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो ISO 9001 हो जाएगा। बोलिए, क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, लिखा है दिस डैश प्रोवाइड्स द ब्रॉड डेटा फ्रॉम विच टू आइडेंटिफाई की ड्राइवर्स ऑफ चेंज। ठीक, तो यहां पे जो मेन पॉइंट हमारा है वो है की ड्राइवर्स फॉर चेंज, की ड्राइवर्स ऑफ चेंज। इससे आपको पता करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी चीजें सब मिलती जुलती है। तो सर इनमें से ऐसी कौन सी टेक्निक है जो आपको डेटा प्रोवाइड करती है जिससे आप ये पहचान सकें कि क्या मेन चीजें हैं जिनको चेंज करना पड़ सकता है या जिनकी वजह से बड़ा चेंज होता है, राइट। तो SWOT एनालिसिस जो आपके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स के एनालिसिस करता है, ठीक है। BCG बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप जो है, जिसमें आपको बताया था कि मार्केट को हम 4 कैटेगरी में बांटते हैं, जिसमें स्टार प्रोडक्ट होते हैं, हमारे स्टार जो है बिजनेस होता है, डॉग बिजनेस होता है, कैश काउ होता है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क होता है। तो वो सारी चीज़ें होती हैं। पेस्टल में आपको बताया थे 6 पॉइंट्स, उन 6 के हिसाब से डेटा जाता है। और क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, ये वो होते हैं जिस पे हमारी सक्सेस डिपेंड करती है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का हर अलग अलग CSF होता है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर होता है। तो राइट आंसर जो यहाँ पे रहेगा वो रहेगा पेस्टल एनालिसिस। राइट आंसर यहाँ पे क्या रहेगा? पेस्टल एनालिसिस। जब आप पॉलिटिकल, पेस्टल का मतलब क्या बताया था आपको? पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल, ठीक है, ये सब चीज़ें जब आप टेक्नोलॉजिकल, ये सब चीज़ें आप एनालाइज करते हैं तो आपके पास आता है ब्रॉड डेटा, ठीक है। और उससे आप ये समझ पाते हैं कि कौन से की ड्राइवर्स ऑफ चेंज हैं और फिर आप अपना डिसीजन मेकिंग कर पाते हैं। तो सही जवाब यहाँ पे जो रहेगा वो पेस्टल एनालिसिस रहेगा। ओके, राइट। चलिए भाई आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Which of the following cannot be closely associated with the red ocean strategy? आपको बताया था इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेड ओशन और ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी, जो है वो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी बुक में एक टेबल भी दे रखी है जिसमें दोनों में डिफरेंशिएट किया हुआ है, राइट। तो सर रेड ओशन और ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के बारे में हमें जानना है, पर यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे लिखा है कैन नॉट क्लोजली एसोसिएटेड विद द रेड ओशन, मतलब ऐसा क्या है जो रेड ओशन से कनेक्टेड नहीं है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जो ब्लू ओशन से कनेक्टेड है, राइट। तो सर पहला लिखा है बोट द कंपटीशन, ये बोट नहीं होना चाहिए, आई थिंक ये बीट होना चाहिए, ठीक है। ये है बीट द कंपटीशन, ये मिसप्रिंट है मुझे लगता है यहाँ पे, ये होगा बीट द कंपटीशन, ठीक है। और इसी के पैरेलली सामने ब्लू ओशन में होता है, रेड ओशन में क्या होता है? बीट द कंपटीशन, और ब्लू ओशन में क्या होता है? मेक द कंपटीशन इररिलेवेंट, ठीक है। अब इसी एक लाइन में आपका आंसर छुपा हुआ है। रेड ओशन में क्या होता है? बीट द कंपटीशन। ब्लू ओशन में क्या होता है? ब्लू ओशन में क्या होता है? मेक द कंपटीशन इररिलेवेंट, वो कंपटीशन को ही इररिलेवेंट कर देता है। अब वो चीज़ तो यहाँ लिखी है सर, तो वो चीज़ तो यहाँ लिखी है, तो सर ये तो ब्लू ओशन का मामला है, ये तो ब्लू ओशन का पॉइंट है, तो ये यहाँ क्यों लिखा है? ये तो रेड ओशन से रिलेटेड ही नहीं है। तो लिखा है कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद रेड ओशन, तो सर ये नहीं है क्योंकि ये ब्लू ओशन से रिलेटेड है, राइट। तो आपका सही जवाब यहीं से निकल जाएगा, सी इज द राइट आंसर। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी से एसोसिएटेड है मेक द कंपटीशन इररिलेवेंट। बाकी मेक द वैल्यू कॉस्ट ट्रेड ऑफ एंड एक्सप्लॉइट एग्जिस्टिंग डिमांड, ये सब चीजें रेड ओशन में कवर होती है, एज इट इज एग्जैक्टली टेबल में लिखा हुआ है, राइट। चलिए
नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ डिजिटल स्ट्रेटेजी, डिजिटाइजेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और डेटा एग्रीगेशन requires the coordination across the entire organization and involves business cultural change। कि सर ऐसा इनमें से क्या है जिसको करने के लिए बिजनेस के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उन सब में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, ठीक है, और कुछ कल्चरल चेंज भी होता है, राइट। तो देखिए क्या है सर, डिजिटल स्ट्रेटेजी का मतलब आपको बताया था कि डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, जो हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के जरिए मार्केटिंग करते हैं, वो सब चीज़ें इसमें कवर होती है। डिजिटाइजेशन का मतलब होता है कि जब हमारे पास कोई डेटा होता है तो हम उस डेटा को पहले कन्वर्ट करते हैं, डिजिटाइज करते हैं, राइट, तो वो डिजिटाइजेशन होता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या था कि सर हमारे पास जो पहले हम काम मैन्युअली कर रहे थे, अब हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, किस में? डिजिटलाइज कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहले कोई बैंक था, आज से 15 साल पहले उस पूरे बैंक में मैन्युअली काम होता था, अब उन्होंने सॉफ्टवेयर ले लिया, ठीक है, तो अब वो क्या कर रहे हैं, अपने पूरे डेटा को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? ऑनलाइन मोड में। तो ऐसे में उन्हें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी कि उनके सारे डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट हो, ठीक है, और उनके यहाँ पे बड़ा एक चेंज भी आएगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, पहले सारे काम मैनुअली हो रहे थे, अब सारे काम क्या हो रहे हैं? डिजिटलाइज हो रहे हैं। तो यस, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा केस है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेशन करने की जरूरत पड़ती है और कल्चरल चेंज भी उसमें देखने को मिलता है, ठीक है। डेटा एग्रीगेशन का मतलब तो है डेटा को इकट्ठा करना, ठीक है, डेटा को इकट्ठा करना, सारे डिपार्टमेंट को इंटीग्रेट करना, वो सब चीज़ें इसमें आती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? फोरकास्टिंग द वेदर इज एन एग्जाम्पल। अब ये तो सीधा क्वेश्चन है, इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं है। हमें ये पता है कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हमने पढ़ा था, उसके साथ ही ये टॉपिक था बुक में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कि सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करते हैं कि बहुत सी चीज़ों का इस्तेमाल करके, एल्गोरिथम्स का यूज करके, बहुत सारे डेटा का यूज करके, टेक्नोलॉजी का यूज करके हमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जिसके जरिए हम हमारे काफ़ी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो उसमें अलग अलग टाइप थे, नेरो एआई, सुपर एआई, जनरल ह्यूमन लेवल एआई, डीप लर्निंग, बहुत सारे पॉइंट्स थे। तो हमें सीधा सीधा पूछा गया है कि फोरकास्टिंग द वेदर, वेदर को फोरकास्ट करना कौन से एआई में आता है? तो सेम टू सेम क्वेश्चन हमारी बुक में है, नेरो एआई, ठीक है, ये कवर होता है नेरो एआई में, ठीक है, क्योंकि एआई के तो बहुत सारे रूप है ना। जैसे मान लीजिए आप छोटे मोटे काम करवा रहे हैं तो वो अलग एआई है, अब बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क करा रहे हैं तो उसके लिए एआई का लेवल भी बड़ा होना चाहिए, तो इस हिसाब से ये नेरो एआई का पार्ट है, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, सर विच टाइप ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल इज मोस्ट प्रोमिनेंटली अप्लाइड इन द इंडस्ट्री लाइक टेक्सटाइल, बुक्स, मैगजीन, प्रिंटिंग इंडस्ट्री। सर देखिए, हम जब भी कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो बहुत सारे हमारे तरीके होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के, कि जैसे बैच मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ठीक है, लोड मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ऑर्डर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कि मुझे प्रोडक्ट अलग अलग बनाने, ऐसा समझिए कि मैं कोई सेम प्रोडक्ट नहीं देता हूँ, मेरा हर प्रोडक्ट अलग होता है। जैसे बुटीक होते हैं या डिजाइनर, मनीष मल्होत्रा जी है, ये डिजाइनर है, तो आपको क्या लगता है कि ये बल्क में बना लेते होंगे मनीष मल्होत्रा जी, कि सब बना लो 20 ड्रेस, जो भी एक्ट्रेस आएगा उनको दे देंगे? ऐसे थोड़ी करते हैं, नहीं, वो तो ऑर्डर बेस्ड चलेगा। जब ऑर्डर आएगा तो उसके हिसाब से स्पेसिफिकली वो डिजाइन करेंगे, राइट। पर जो बुक्स और मैगजीन होते हैं, इनमें क्या होता है? रेपिटेटिव नेचर होता है। बेसिकली ये क्या होते हैं? रेपिटेटिव नेचर होते हैं, ठीक है, कि जैसे बुक छपनी है, हाँ सर छपनी है, और बहुत सारी कॉपियाँ छपनी है, यस, तो उसमें बल्क में प्रिंटिंग हो जाती है, ठीक है। तो न्यूज़पेपर डेली छपना है, हाँ, तो उसमें बल्क में प्रिंटिंग हो सकती है, राइट। तो न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स ऐसे हैं, इनमें कौन सी मैन्युफैक्चरिंग यूज की जाती है? इनके लिए मोस्ट सुटेबल मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक कौन सी? बैच कंट्रोल। तो इसमें बैच में तरीके से बनाया जाता है कि भाई ये एक बैच है, इसमें इतना बना दो, ठीक है, फिर दूसरा। अच्छा, उससे क्या होता है, एक बैच नंबर, आप देखना जब आपको ये बिस्किट वगैरह खाते हैं तो उसमें बैच नंबर लिखा होता है, तो उससे पता चल जाता है कि ये कौन से लॉट में बना था। तो ये हमेशा बनता ही एक बंडल में है, राइट। तो इसलिए इसको बैच मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं या बैच कंट्रोल बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, द वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, the work breakdown structure is typically developed in which one of the following phases of the project management life cycle? ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल, सिंपल सी बात है कि सर आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो पहले क्या होगा? पहले एक आप
इनिशिएट करेंगे, एक आइडिया लेके आएंगे, ठीक है। फिर आप प्लानिंग करेंगे, ठीक है। फिर प्लानिंग को आप एग्जीक्यूट करेंगे, एग्जीक्यूट करने के बाद आप मॉनिटरिंग करेंगे, रिव्यू लेंगे, फिर कुछ फीडबैक लेके उसमें कुछ कमी लगेगी तो उसको ठीक करेंगे। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है। अब आपको ये पूछा गया है कि ये जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है ये कौन सी स्टेज में काम आता है, इनमें से कौन सी स्टेज में इसको यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैं मानता हूँ कि मॉडरेट टू द हाई, मॉडरेट टू द हार्ड वाली कैटेगरी में है, तो ये बहुत डिटेल में अगर आपने पढ़ा है तो ही आप कर पाएंगे इसको। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। सर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर का मतलब है कि एक बिग टास्क जो होता है इसको ब्रेक किया जाता है, ब्रेक इनटू स्मॉलर पार्ट्स, ठीक है। कि एक बहुत बड़ा काम है, अब पता है कि सर बहुत बड़ा काम अकेले आदमी को तो नहीं दे सकते, तो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं ताकि वो काम इजीली हो जाए, राइट। तो ये कौन से फेज में किया जाएगा सर, ये प्रोजेक्ट इनिशिएशन फेज में करेंगे, प्रोजेक्ट प्लानिंग में करेंगे, प्रोजेक्ट क्वालिटी मैनेजमेंट में करेंगे या एग्जीक्यूशन में करेंगे। तो सर इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपका बी रहेगा, प्रोजेक्ट प्लानिंग फेज। जब आप प्लानिंग करेंगे तभी तो करेंगे, प्लानिंग के टाइम पे तो आप देखेंगे कि नहीं ये काम तो अकेले से नहीं हो पाएगा, इसके लिए तो हम एक काम करते हैं कि इसके टुकड़े कर देते हैं, ठीक है। तो इसको फैक्टरिंग भी बोलते हैं हम, जब इससे में बांट देते हैं ना तो उसको बोलते हैं सब फैक्टरिंग बोलते हैं, राइट, यस। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, पढ़ लीजिए। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, स्ट्रेटेजिक फॉर्मुलेशन जब आप कर रहे होते हैं, जब आप स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं तो इनमें से किस चीज का ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो सर द फोकस, ए ऑप्शन है द फोकस इज ऑन इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस पे ध्यान रखते हैं। इट रिक्वायर्स मोटिवेशन एंड लीडरशिप स्किल्स, इट इन्वॉल्व्स मैनेजिंग फोर्सेज ड्यूरिंग एक्शन, इट इज प्राइमरी एन ऑपरेशनल प्रोसेस, नहीं ऑपरेशनल प्रोसेस तो नहीं है, मैनेजिंग फोर्स ड्यूरिंग द एक्शन नहीं, इट रिक्वायर्स मोटिवेशन एंड लीडरशिप स्किल्स नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ए, ठीक है। ए इसका सही जवाब रहेगा। द फोकस इज ऑन इफेक्टिवनेस, कि आपके जो भी रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली काम आ पाए, उनका बेस्ट यूज हो पाए और आपकी जो प्लानिंग है वो भी इफेक्टिवली हो पाए, आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो भी इफेक्टिवली अप्लाई हो पाए। तो इट्स फोकस ऑन इफेक्टिवनेस, ये आपका सही जवाब रहेगा। चलिए भाई लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, which one of the following activities involves receiving, storing, distributing inputs to the production process? ये तो बहुत इजी था, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन अपनी बुक में है, अपन ने क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि सर जो हमारे पास माल आता है, ठीक है, जैसे रॉ मटेरियल आ रहा है सपोज, या कुछ मशीनरी, कुछ इक्विपमेंट, स्पेयर पार्ट, ऐसे कुछ पार्ट जो है वो हमारे बिजनेस में आ रहे हैं। तो एक डिपार्टमेंट होता है जो उन पार्ट्स को रिसीव करता है पहले तो, ठीक है। पहले क्या करता है, पार्ट रिसीव कर लेता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई स्पेयर पार्ट्स आए, जैसे या कुछ ग्लव्स आए, कंज्यूमेबल्स आए, ऐसी कुछ चीज़ें आए तो उस डिपार्टमेंट ने पहले रिसीव किया, ठीक है। फिर उसने अपने यहाँ पे स्टोर कर लिया। अब डिस्ट्रीब्यूटिंग इनपुट, जैसे मान लीजिए एक डिपार्टमेंट वाला आया कि सर मुझे 10 ग्लव्स चाहिए, तो उसको कहा ठीक है जी आप ले जाओ, उन्होंने अपने एंट्री करी और उसको 10 ग्लव्स दे दिए। फिर दूसरे डिपार्टमेंट आया कि हमें 20 ग्लव्स चाहिए, तो उसको एंट्री करी, उसको दे दिया, राइट। तो ये सारा काम कौन करता है सर, तो ये सारा काम होता है सर इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में, ठीक है। ये सारा काम किस में होता है, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में होता है। तो आंसर हो जाएगा ए, इनबाउंड लॉजिस्टिक का काम ये है कि ये माल लाने, स्टोर करने, मतलब माल जो आएगा उसको रिसीव करने, स्टोर करने और प्रोडक्शन में इश्यू करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे MCQs, ठीक है। आई होप आप सबने ठीक किए होंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट चैप्टर में, जिसमें हम आगे के पेपर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।